अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज सुप्रीम कोर्ट में केसेस थे, सेनेट की एक कमेटी हमने अटेंड की, तो इरादा था कि उस हवाले से ही वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन अब ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद और फिर आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद, हामन मीर की चीखों और कुछ सहाफ़ियों की बड़ी बेकरारी के बाद मैंने इरादा तब्दील कर दिया। तो इस वीडियो में आज की ये जो दो डेवलपमेंट हैं, इसको लेकर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया में करप्शन होती है, पूरी दुनिया में करप्शन पे केसेस बनते हैं, सियासतदानों पे केसेस बनते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं होता कि आपको ये सियासतदान जो है उन केसेस को इंतकाम की बू करार दें और उन केसेस का जो है वो सामना करने के बजाय उनको सियासी इंतकाम से ताबीर करने लग जाएं। उन पे बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाएँ, उन पे हुकूमत को लताड़ने की कोशिश की जाए, हुकूमत को इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जाए कि ये हुकूमत जो है हमसे एहतिसाब नहीं ले रही है, हमारा इंतकाम ले रही है। पूरी दुनिया में लोग अगर उन पे केसेस बनते हैं तो वो आते हैं बड़ी शर्मिंदगी से, वो अपने आप को आवाम की अदालत में पेश करने हैं। हमारे पास यूट्यूब पे बेशुमार ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बेशुमार जो दुनिया के लीडर्स हैं, अगर उन पे कोई चीज़ साबित होती है, इवन अगर इल्ज़ाम भी लगता है, तो सबसे पहला काम वहाँ क्या किया जाता है, वो आप लोग अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होते हैं, वो अलग कर देते हैं अपने आप को, अपने उस मनसब को। अगर वो किसी ओहदे पे होते हैं तो अपने उस तहकीकात के अमल से, और वो अपने आप को बिल्कुल तने तनहा जो है वो तहकीकात के अमल में पेश करते हैं। ये पाकिस्तान का अलमी है। पाकिस्तान में हमारी ये बदबख्ती है कि हमारे ये सियासतदान हम पे मुसल्लत हैं। जो एहतिसाब की बात तो पहले आज तक इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं था। एहतिसाब अब जब होने लगा है तो इसको जो है मुख्तलिफ रंग दे दिए जाते हैं और चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो पूरा एक वेब है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से कुछ बासर तबकात हैं इस पाकिस्तान को जिन्होंने प्रैक्टिकली हाईजेक करके रखा हुआ है, उसमें आज पहले सियासतदान थे, कुछ इदारे शामिल होते थे, लेकिन आज हमें अब नज़र आता है जब जब एहतिसाब का अमल एक रास्ता बोर्ड होना शुरू हुआ, जब एक तवाना एहतिसाब की बात बाज़गश्त चलने लगी, तो हमें ये चीज़ समझ आने लगी है कि एक मीडिया का बड़ा मुक़्तदर तबका, जिसकी बड़ी बात सुनी जाती थी, जिसकी एक बड़ी फॉलोइंग है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, वो तबका भी इस बड़े माफिया का हिस्सा है। कहीं ना कहीं इस माफिया की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उस माफिया को जो उनकी मॉरल ग्राउंड्स हैं, उनको जो लॉजिक दी जाती है, वो मीडिया पे बैठ के लॉजिक दी जाती है। मीडिया का एक बड़ा तबका उन लोगों के लिए ग़ज़ा फराम कर रहा है, उन लोगों का आलाकार बना हुआ है जिन लोगों ने प्रैक्टिकली इस मुल्क को हाईजेक किया, वो उस पर मैं बात करता हूँ। देखिए, दुनिया में करप्शन आती है, करप्शन की अगर बात होती है, किसी सियासतदान पे करप्शन की कोई इस तरह का इल्ज़ाम भी लगता है, तो मैंने आपको कहा कि ओहदे से अलग होता है, वो अपने आप को एहतिसाब के अमल में पेश करता है, वो आवाम के आगे आके रोता है। बेशुमार ऐसी वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ इससे पहले आज तक एहतिसाब हुआ ही नहीं। बेशुमार बार आप सुनेंगे इनकी बातें, ये बातें करते थे हम एहतिसाब करेंगे, हम पकड़ेंगे, हम इनके गले फाड़ेंगे, हम इनको सड़कों पर घसीटेंगे। कभी भी नहीं हुआ, वो सब झूठ था। सिर्फ सियासत की हद तक, नारों की हद तक, आवाम को बेवकूफ़ और उल्लू बनाने की हद तक एहतिसाब होता था। एहतिसाब कभी भी फाइलों में नहीं हुआ। एहतिसाब होता था तो सिर्फ और सिर्फ जलसों में होता था। एहतिसाब होता था तो तकरीरों में या टॉक शोज़ में होता था। प्रैक्टिकली जो एहतिसाब हो रहा है, आज आपको ये बड़े बड़े लोग जेलों में नज़र आ रहे हैं, आज आपको इनकी फाइलें बनती हुई नज़र आ रही हैं, आज आपको इन पे इतनी मोटी मोटी JIT की रिपोर्टें नज़र आ रही हैं, आज आपको ये नज़र आ रहा है कि फालूदे वाले के नाम पे अकाउंट थे, आज आपको ये नज़र आ रहा है कि मरे हुए लोगों के नाम पे अकाउंट थे, आज आपको ये नज़र आ रहा है कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, आज आपको नज़र आ रहा है कि मुल्क गरीब हुआ और हमारे सियासतदान दिन ब दिन अमीर होते गए। तो मसला क्या था? इससे पहले सिर्फ बातें होती थी, एहतिसाब नहीं होता था। आप जब एहतिसाब का अमल शुरू हुआ है, हमने एहतिसाब के अमल को एक प्रैक्टिकली देखना शुरू किया है, तो इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल तरीन दौर है पाकिस्तान की तारीख का, जिसमें एहतिसाब जब सियासतदानों का होना शुरू हुआ है तो उन सियासतदानों ने अपने साथ कुछ ताकतवर तरीन सहाफ़ियों को, कुछ TV एंकर्स को, चूँकि एक बड़ी फॉलोइंग होती है TV चैनल्स की, बड़ी बात इनकी सुनी जाती है, इनकी अक्रॉस द वर्ल्ड इनकी बातें होती हैं, इनकी गुफ्तगू होती है, लेकिन अब किसी हद तक माशाल्लाह बहुत कम हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी एक समझा ज़रूर जाता है, इसको, इस आवाज़ को ज़रूर समझा जाता है, जो कि जमहूरियत का दौर है। तो इन्होंने इन चीज़ों को अपने साथ मिला दिया, इन ताकतवर एंकर्स को, इन ताकतवर चैनल्स को अपने साथ मिलाया। ज़ाहिर है माजी की इनकी वाबस्तगी हैं, माजी के इनके मफादात थे, वो उन मफादात की जंग थी। लगता यह है कि बज़ाहिर कुछ अपोजिशन, तकरीबन तमाम अपोजिशन ने और कुछ सहाफ़ी एंकर्स ने यकजा हो गए और इत्तेहाद कर लिया इमरान खान के इस एहतिसाब के अमल के ख़िलाफ़। उसकी प्रैक्टिकल जो है वो नज़ीर कैसे सामने आती है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखते रहिए आगे। पहले एहतिसाब प्रैक्टिकल नहीं होता था, मैं आपको बताऊँ, यह बात आप जहन में रखें। अब जब एहतिसाब होना शुरू हुआ है, तो ये ज़मानतों पे चले जाते हैं,
3-3, 4-4, 5-5 महीने इनकी ज़मानतें होती रहती हैं, ज़मानतों से ये बचते रहते हैं, भागते रहते हैं, बचते रहते हैं, भागते रहते हैं। कैसे हुआ हमजा शहबाज के साथ, 11 बार आसिफ जरदारी की ज़मानत का हमारे सामने है, बेशुमार ऐसे और हमारे सामने ऐसे केसेस हैं, इनकी ज़मानतें इनको मिलती रहती हैं दिन ब दिन। मुश्किल पे खुदा करके जब ज़मानत कैंसिल होने का वक्त आता है, ज़मानत कैंसिल होती है, जेल में जाते हैं, जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है, खुदा करके जिस्मानी रिमांड मंजूर होता है कि तहकीकात का अमल आगे बढ़े, कैसे ये मुल्क गरीब हुआ, कैसे क्या क्या इल्ज़ामात हैं। आसिफ जरदारी पे इल्ज़ामात है, अगर उनकी बात करें तो कि उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर कंपनी बनाई, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने मरे हुए लोगों के नाम पे अकाउंट्स रखे, अकाउंट्स खोले गए, जाली जो है उन्होंने ट्रांजैक्शंस की, शहबाज शरीफ के बेटों के नाम उन्होंने टीटीज बनाई, उन्होंने बेशुमार पैसा बाहर भेजा। मुश्ताक चीनी का बयान अब आ गया, उस पर हमारे सामने है। जब तहकीकात का अमल शुरू होता है, तहकीकात होती इसलिए, रिमांड इसलिए मंजूर किया जाता है कि इन लोगों से अब कोई बात किसी दूसरे एनवायरनमेंट में पूछी जाएगी, इनसे पूछा जाएगा कि अब आप ये बताएं। लेकिन क्या होता है जी, एक चीखें सुनाई देती हैं कौमी असम्बली में, और हमारे स्पीकर साहब बड़े सादा दिल, पता नहीं सादा मिजाज इंसान है, वो उनकी प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर देते हैं। जब इन कौमी मुजरमों को के प्रोटेक्शन आर्डर जारी होते हैं तो ये बड़ी अय्याशी से जेल से जो है वो आते हैं, बड़े प्रोटोकॉल के साथ असम्बली में आते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, प्रोडक्शन आर्डर्स की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, वहाँ याशियों से गुफ्तगू होती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। इससे भी बढ़कर वो सारी तकारीर इनकी टीवी चैनल्स पर नशर की जाती हैं। पूरी कौम, जिस कौम को इन्होंने जलील किया, जिस कौम को आज तक इन्होंने तबाह बर्बाद किया, जो कौम आज एक एक पैसे के लिए भीख मांग रही है दुनिया से, उस कौम को पूरी इनकी तकरीरें दिखाई जाती हैं। और फिर ये उन्हीं इदारों को, जो इदारे इनको इनसे तहकीकात कर रहे होते हैं, ये उन्हीं इदारों को जो है वो बड़ी बड़ी गालियाँ दे रहे होते हैं, बड़े बड़े इल्काबात से नवाजते होते हैं। बेशुमार इसकी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। वो तकरीरें इनकी लाइव मीडिया पे जाती हैं। उससे भी तकलीफ दे अमल क्या है, कैसे कोई एक एंकर किसी ऐसे बंदे का जिसके जो प्रोडक्शन आर्डर पे बाहर आया हो, जिसका फिजिकल रिमांड हो, उसका टीवी पे इंटरव्यू कर सकता है। वो बंदा हमें किस हैसियत में ये बताएगा, जिस बंदे पे खुद इल्ज़ामात हैं, किसी और ने तो नहीं भेजा। रियासती इदारों ने अगर उनको जेल पे भेजा, रियासती इदारों ने अगर उनको गिरफ्तार किया, रियासती इदारों ने अगर उनको ज़मानत उनकी मनसूख की, रियासती इदारों ने अगर उनके फिजिकल रिमांड पे भेजा, तो कैसे एक बंदा जो है वो किस जुर्रत के साथ एक साफ़ी जाता है और उनका इंटरव्यू करता है। क्या ये कोई मार्शल लॉ का दौर है? क्या उन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठ हैं? क्या उन्होंने जाली ट्रांजैक्शन नहीं की? क्या अयान अली और उनके अपने एक अकाउंट से उनके एक्सपेंसेस पे नहीं हुए? तो ये एक हिस्टीरिया है कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। कोई समझ नहीं आती किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं। ये लोग जाते हैं और इनके इंटरव्यूज़ करते हैं, और फिर अगर वो इंटरव्यू सेंसर हो जाता है तो इनकी चीखें शुरू हो जाती हैं। क्या हम पता नहीं किस दौर से गुजर रहे हैं, हम पे पता नहीं कितना कोई कहर मुसल्लत कर दिया गया है। लेकिन इनको ये चीज़ कभी नज़र नहीं आती किसी साफ़ी को। हमन मीर साहब किसी और जेल का, किसी और इंसान का जो प्रोडक्शन आर्डर तो खैर इन लोगों की नसीब में होते हैं, आम कैदियों की नसीब में तो वो भी नहीं है। लेकिन कभी ये जहमत नहीं करेंगे कि जाएँ किसी आम कैदी का भी इंटरव्यू करें। लेकिन वैसा नहीं होगा। क्यों? इनके अपने मफादात होते हैं, वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं वो निभानी होती हैं। कौम को अखलाकियात की बात की जाती, कौम को इथिक्स की बात की जाती, कौम को नई नई वैल्यूज़ की बात की जाती, लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे। बार बार एक ऐसा बंदा जिसने इस कौम को जो है वो तबाह किया, करप्शन हुई बेइंतहा, अभी तक सिंध में लोग मर रहे हैं, लेकिन उनके भाषण सुनवाने, उनको बड़े बड़े प्राइम टाइम में लेकर उनकी गुफ्तगुएँ करनी है, उनकी धमकियाँ सुनानी है कौम को, और उन इदारों को धमकियाँ सुनानी है जिनके आगे वो बेबस हैं। दूसरा पहलू, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, मंशियात इस वक्त बहुत संगीन मसला है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। बहुत सारे हमारे इदारे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, बड़ी तादाद में वो मंशियात के इस लत में जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। नशा करते हैं, हमारी लड़कियां, यंग जनरेशन लड़के नशा करते हैं मिलके। एक बहुत बड़ा कारोबार है ये। इदारे इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये इसके जो है वो इसके खुरे कहाँ मिलते हैं। तो बहुत हद तक ये बात भी सामने आती है कि बहुत सारे जो कुछ सियासतदान हैं इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनके मफादात हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारोबार है। तो आज जब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुई तो कुछ साफ़ियों की बड़ी उस पर भी चीखें आना शुरू हो गई। उनमें सबसे पहले हमारी आसमा शिराजी साहिबा हैं,
निज़ामी साहब ने भी उस पर बात की, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो हर दफ़ा सफ़े अव्वल में होती हैं, ये वो लोग हैं जो आप इनको अपने ज़हन में रखें, इनको पहचानें। ये वो ताकतवर तरीन लोगों के जिनका एहतिसाब हो रहा है, उनकी बड़ी मजबूत आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन ये कभी भी बात नहीं करेंगे कि कितने प्रोग्राम किए आज तक गरीदा फ़ारूकी ने मुंशियात पे, कितने प्रोग्राम किए आज तक आसमा शिराजी ने मुंशियात पे, कि हमारी ये जो यंग जनरेशन है ये मुंशियात का जो है वो शिकार हो रही है। बड़े इनको एक तरीके से जो है मुंशियात का आदी बनाया जा रहा है। हमारी इस्लामाबाद की, इवन पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में, सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद था, साकिब निसार की अदालत में जो है ये केस आया था, तो वहाँ रिपोर्ट किया गया था कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जामियात जो है इस लत में मुब्तला है। उनकी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो है इस मंशियात के अमल को जो है वो इससे गुजर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशुमार नशें, बड़ा कारोबार है। अगर राना सनाउल्लाह इसमें इन्वॉल्व है तो ज़रूर उनसे तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन उस तरफ कोई भी नहीं जाएगा। तो ये कंप्लीट पिक्चर थी। सिद्दीक जान आपसे वो बात करेंगे सेनेट की कमेटी पे। हम हैरान हुए उस कमेटी में क्या हुआ आज कि एक बंदा जो नेशनल असम्बली का मुलाजिम है, उसकी सारी उम्र गुजर गई लेकिन आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। आप खुद सोचें, नेशनल असम्बली के अंदर बैठा हुआ इंसान अगर इंसाफ, अपनी सारी उम्र गुजर गई। उसने कहा कि मेरी 87 में मेरी जहाँ जॉब हुई थी उस वक्त से मैं इंसाफ ढूंढ रहा हूँ, मैं नेशनल असम्बली के अंदर हूँ। अगर वो इंसाफ उस असम्बली के अंदर होकर ढूंढ रहा है तो बताएं किसी कश्मीर के बंदे को, किसी सेंट्रल पंजाब के और किसी सिंध के बंदे को कैसे इंसाफ मिलेगा। इस पाकिस्तान का ये हशर किसने किया? इन्हीं सियासतदानों ने किया जो आज हमें इथिक्स की बात करते हैं, जो आज बड़े बड़े भाषण देते हैं और बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं। हमारी तरफ से ही कुछ। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।